नमस्कार दोस्तों। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज रिलीज होती है जिसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक स्टोरी। अब ये वेब सीरीज जैसे ही लॉन्च होती है, इसमें आपने देखा कि विजय वर्मा हैं, इसमें पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स इस पूरी वेब सीरीज़ में मौजूद हैं। तो ये वेब सीरीज़ जैसे ही रिलीज़ होती है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है भारत के लोगों द्वारा। जो लोग भी ये पूरी वेब सीरीज़ देखे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और पूरा ट्विटर के ऊपर भी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जो आपने भी देखा होगा। तो आज इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में एक्चुअल कंधार हाईजैक की स्टोरी क्या है और इस पूरे वेब सीरीज़ में किस चीज़ को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेसिकली कंट्रोवर्सी 2-3 चीज़ों को लेकर के हो रही है कि इस वेब सीरीज़ में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है। इस वेब सीरीज़ में जो आतंकवादी थे जिन्होंने हाईजैक किया था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन को, उन आतंकवादी वो सारे मुस्लिम आतंकवादी थे। उनके नाम बाकायदे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस टाइम पर रिलीज़ किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किए थे। लेकिन यहाँ पर मूवी में जो पूरे वेब सीरीज़ में उनका नाम चेंज करके दिखाया गया, उनका नाम शंकर, भोला, मतलब हिंदू नेम्स रख करके दिखाए गए, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का कारण बना। फैक्ट डिस्टॉर्शन तो था ही। तो ये वेब सीरीज़ जो है इसको डायरेक्ट अनुभव सिन्हा ने किया है और अनुभव सिन्हा ऐसी कंट्रोवर्सीज में पहले भी बहुत बार फंस चुके हैं। जो एक बॉयकॉट बॉलीवुड वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी अनुभव सिन्हा आ गए थे। फिर उसके पहले एक रामलीला मूवी आई थी, आपको पता है, उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी भारत में। तो उसमें भी अनुभव सिन्हा कहीं ना कहीं आ गए थे। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं किया था उन्होंने उस मूवी को, लेकिन वो अपने ट्वीट के माध्यम से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। तो ऐसे क्रिटिसिज्म जो है वो अनुभव सिन्हा को मिलते रहते हैं और वो ऐसे विवादों में रहते हैं हमेशा। लेकिन ये वाला विवाद कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है IC-814 द हाईजैक केस का, और इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने समन भेजा है जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड है, जो नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड है, उनके ऊपर कि ये नाम चेंज करके क्यों यूज़ किया गया है, उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा गया है। तो इंडिया के जो नेटफ्लिक्स हेड हैं वो अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का जवाब देंगे। अब आते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पूरे केस में, इस हाईजैक केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली। जो लिखी गई चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, वो क्या कहती हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और उसके बाद इस मूवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिखाया गया है, क्या फैक्ट डिस्टॉर्शन हुआ है, जो लोगों का मानना है, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो केस है, ये एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जिसका नाम था IC-814। ये फ़्लाइट जो थी उसको 1999 में हाईजैक कर लिया गया था 5 टेररिस्ट द्वारा, जो कि हरकत उल मुजाहिदीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1985 में जम्मू कश्मीर में फॉर्म हुआ था। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर में, जो आपको पता ही है, जो उनकी डिमांड है, उस चीज़ का ये एजेंडा था। और उसके से रिलेटेड इन्होंने 85 से लेकर के 90 तक आते आते इन्होंने बड़े बड़े अटैक्स किए थे। और उसके बाद कहा जाता है कि जो इनके फाइटर्स थे वो अफ़गानिस्तान से भी लिंक्ड थे। इनके कई सारे फाइटर्स जो हैं वो POK में ट्रेंड हुए थे। ISI से काफ़ी लिंक था इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, और तमाम ऐसी बातें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में की जाती हैं। तो ये 5 टेररिस्ट इस फ़्लाइट को जिन्होंने हाईजैक किया था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से आते थे। अब जो ये पूरी वेब सीरीज़ बनाई गई है, इसका सोर्स क्या है, कैसे पता चला अनुभव सिन्हा को कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है, जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जो बिट बाय बिट डिटेल्स हैं, वो कैसे उनको पता चला। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे उनका नाम है देवी शरण। तो देवी शरण जी ने, जब वो रिलीज़ हुए, हॉस्टेज थे, जब वो रिलीज़ हुए तो बाहर आकर के उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी। और इसी किताब के बेस पर इन्होंने अपनी मूवी में बाकायदे वो डिस्क्लेमर, वो लाइन भी दिया है कि ये जो पूरी वेब सीरीज़ है ये इस किताब के ऊपर बेस्ड है, इंस्पायर्ड है इस किताब से, बेस्ड नहीं है, इंस्पायर्ड है इस किताब से। तो इंस्पायर्ड का मतलब ये है कि इससे स्टोरी ली गई है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं, जो निटी ग्रिटीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने अपना कट दिया है। तो यहाँ से इसको उठाया गया, ये उनका सोर्स था। अब जो उसमें कैप्टन थे देवी शरण जी, ये उस टाइम पर वहाँ पर अंदर मौजूद थे फ्लाइट के अंदर में। ये चीज़ें आप समझना। अब हुआ क्या था एग्जैक्टली, आप समझो कि एक काठमांडू से फ़्लाइट आने वाली थी इंडियन एयरलाइंस की जिसका नाम था IC-814। तो ये फ़्लाइट जो है वो काठमांडू से न्यू दिल्ली जाने वाली थी। और तब तक क्या होता है कि काठमांडू से 5 टेररिस्ट जो हैं वो घुस जाते हैं इस फ्लाइट के अंदर में। मतलब वो हॉस्टेज, मतलब वो ऐसे नॉर्मल सिविलियंस बन करके घुसते हैं अंदर, पैसेंजर्स बन करके अंदर जा करके बैठते हैं, और सारे हथियार पहले रखवा दिए गए होते हैं। और
और काठमांडू एयरपोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करी उसमें बताया गया कि एक जो है जहाँ जो स्कैनर है, जो लगेज स्कैनर है वो ख़राब था। दूसरे ये बताया गया कि भाई इसमें जो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स थे उनको वो वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे, और जो थे वो उन्होंने ढंग से चेक नहीं किया, इस वजह से ये लोग अंदर घुसने में कामयाब हुए। तो ये पांचों आतंकवादी आराम से घूमते टहलते घुस जाते हैं इस फ्लाइट के अंदर में, IC-814 के अंदर में, वहाँ पर इस फ्लाइट को बोर्ड कर लेते हैं। और जैसे ये फ्लाइट उड़ती है तो 10-15 मिनट बाद ही ये अपने अपने बैग से जो छुपा रखे थे इन्होंने गन्स निकालते हैं और बोलते हैं इट्स अ हाईजैक, और ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। और इसको तुरंत कैप्टन के जो बगल में असिस्टेंट बैठे रहते हैं उनके पास ये गन लगाते हैं उनके सर पे और कहते हैं अब इसको तुरंत मोड़ करके पाकिस्तान ले चलो। तो कैप्टन वहाँ पर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के इतना फ्यूल नहीं है, जितना हमारी डेस्टिनेशन होती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही फ्यूल हम रखते हैं इमरजेंसी केसेस के लिए, तो उतना फ्यूल ही नहीं है कि ये पाकिस्तान तक फ्लाइट पहुँच पाएगी। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यू दिल्ली या उससे आगे अमृतसर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएगी। तो कहा गया नहीं, न्यू दिल्ली में तो बिल्कुल लैंड नहीं करना है, आप अमृतसर ले चलिए इस फ्लाइट को। तो अमृतसर का रास्ता जो है वो कुछ बताया जाता है 3-4 घंटे का है रास्ता। तो वहाँ पर अमृतसर के लिए फ़्लाइट निकल जाती है और अब तक जो है सारे एजेंसीज़ को इसके बारे में पता लग जाता है। तो IB और रॉ इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो अब अमृतसर पहुँचने से पहले IB और रॉ और जो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और तमाम लोग मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे, उनका ये टेक था कि क्या अमृतसर में अगर ये फ़्लाइट लैंड कर रही है फ्यूल के लिए तो क्या एक एनएसजी ऑपरेशन अमृतसर में करवाया जाए और इन आतंकवादियों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्योंकि वहाँ पर इंडिया के कई सारे सिविलियंस उसमें बैठे हुए थे, मतलब जो पैसेंजर्स थे वो हॉस्टेज थे, तो उसमें उनकी कैजुअलिटी हो सकती थी, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो हाँ ना, और उसमें स्टेट का भी अपना टेक होता है कि उनके यहाँ पर अगर ऐसा कोई ऑपरेशन करवाना है तो स्टेट की आपको परमिशन भी लगती है, या आप किसी और पुलिस के कमांडोज द्वारा ये ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो तब भी आपको स्टेट की परमिशन लगती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें निटी-ग्रिटीज़ होती हैं छोटी मोटी। तो हालांकि पंजाब की सरकार ने भी अनुमति नहीं दी और इंडिया ने भी एनएसजी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं था। हाँ ना, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार हो रहा था उस टाइम पर, और इसलिए अमृतसर वो पहुंचते हैं और इस सारी चीज़ों में लेट हो रहा होता है। करीब 1 घंटा वहाँ पे फ़्लाइट रुकती, करीब 15-20 मिनट के करीब वहाँ पे फ़्लाइट रुकती है। कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं 1 घंटा भी वहाँ पर फ़्लाइट रुकती है, और तब तक इस फ्लाइट को तुरंत टेक ऑफ कर लिया जाता है फोर्स द्वारा। जो कैप्टन थे उनके कान पर गोली लगा करके भाई तुरंत इसको उठाओ, हम समझ गए हैं कि आपको, क्योंकि इन टेररिस्ट को भी डर था कि इनके ऊपर कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो फिर इस फ्लाइट को वहाँ से टेक ऑफ किया जाता है और फाइनली फिर लाहौर लेकर जाया जाता है। लेकिन लाहौर में पाकिस्तान की सरकार इस फ्लाइट को अपने यहाँ लैंड करने से बिल्कुल मना कर देती है। अब ये अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज़ है भाई, आपको लगेगा कि ISI ही ऐसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है, ISI इनको कहीं सपोर्ट भी कर रहा होगा। जो देखा गया काठमांडू में ISI कितना एक्टिव था उस टाइम पर, आपको भी पता है 1990s के बाद कितना ISI एक्टिव हो गया था। तो वही इसको मदद कर रहा था और वही जो है वो लाहौर में इनको लैंड नहीं करने दे रहा। तो क्योंकि देखो इंटरनेशनली जो है ना ये चीज़ देखी जाएगी और इंटरनेशनली इस चीज़ का रिपरकशन बहुत होगा। इस वजह से पाकिस्तान की सरकार भाई आतंकवादियों को खुलेआम, जो आतंकवादी जो हाईजैक कर रहे हैं एक प्लेन को, उनके यहाँ अपने यहाँ थोड़ी लैंड करवाएगा। तो फिर तो प्रूवन हो जाएगा, पाकिस्तान तो कहता है हम तो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तो वो तो प्रूव हो जाएगा ना, फैक्ट हो जाएगा कि भाई ये तो सपोर्ट ही करता है। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाई लाहौर में आप नहीं लैंड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और उसके बाद फिर ये फ़्लाइट जो है वो दुबई जाती है। दुबई में फाइनली, क्योंकि अगर दुबई जा कर के इसमें फ्यूल नहीं भरवाया जाता तो ये क्रैश हो जाती। हॉस्टेजेस की जान की भी बात थी, इनको भी मार सकते थे ये आतंकवादी जो हैं, तो तमाम ऐसी बात थी। इसलिए दुबई में जा कर के इसको फाइनली फ्यूल इसमें भरवाया जाता है और फिर इसको कहा जाता है कैप्टन से कि अब आप इस फ्लाइट को कंधार लेकर के चलो और कंधार में ये लैंड होगी, कंधार में ही ये रिफ्यूलिंग होगी इसकी, और वहीं से सारा कुछ हम निगोशिएट करेंगे। तो फाइनली इसको कंधार यानी कि अफ़गानिस्तान लेकर के जाया जाता है। अब अफ़गानिस्तान में आप 1999 की सिचुएशन अगर देखोगे तो इस समय यहाँ पर तालिबान की सरकार है, दूसरी तरफ यहाँ पर ओसामा बिन लादेन बहुत एक्टिव है। तो तमाम टेररिस्ट के लिए एक बहुत ही सेफ सिक्योर प्लेस था उस समय पर अफ़गानिस्तान, क्योंकि बाहर की कोई भी एजेंसीज या कोई भी कंट्री की अपनी एजेंसीज जो है वो वहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। बहुत ख़तरनाक जगह थी अफ़गानिस्तान। तो इन टेररिस्ट को ये था कि कंधार पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी, वहाँ से आराम से बैठ करके हम निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया कोई भी ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकता है ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन। बाकी हम किसी भी कंट्री में रहेंगे ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और फाइनली वहाँ से ये लोग 7 दिन तक निगोशिएट करते रहते हैं और हमारे हॉस्टेजेस वहाँ पर फंसे रहते हैं 7 दिन तक। फाइनली उन 7 दिन के बाद उन हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया जाता है और निगोशिएशन के दम पे इन्होंने 3 आतंकवादियों को छुड़वा लिया था।
तो 3 आतंकवादियों में कौन था? जो मौलाना मसूद अजहर है, ये एक छुड़ाया गया था 1999 में। उसके बाद उमर सैयद शेख, अभी तीनों के बारे में आपको बता दूंगा। और तीसरा जो व्यक्ति है, इसको शायद आप नहीं जानते होंगे, ये मुश्ताक जरगर है। इसको मुश्ताक लतरम के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, बहुत ही डेंजरस टेररिस्ट माना जाता था इसको। अब ये तीनों जो हैं वो छोड़ चुके हैं। अब आते हैं मूवी के ऊपर। मूवी में क्या फैक्ट डिस्टॉर्ट किए गए हैं और क्यों लोग इतने नाराज़ हैं। सबसे पहला जो नाराज़गी का कारण है वो ये है कि इस मूवी में 5 व्यक्ति थे जो 5 टेररिस्ट थे जिन्होंने इसको हाईजैक किया था। उनके नाम है इब्राहिम अतहर, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम और शाकिर, काजी सनी अहमद, शाहिद सैयद अख्तर। अब इसमें इनके नाम को चेंज करके दिखाया गया है। जैसे इब्राहिम अतहर का नाम है इसमें चीफ, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम का नाम यहाँ पर भोला है। इस नाम के ऊपर लोग काफ़ी गुस्सा हुए कि भाई हिंदू नेम क्यों आपने इनका दिखाया है मूवी अपने वेब सीरीज़ के अंदर में। दूसरा नाम यहाँ पर शाकिर है जिसको शंकर बना दिया गया, तो इसके ऊपर भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब जब लोगों ने नाराज़ हुए, लोग ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स देते हुए कई राइटर्स सामने आते हैं। जैसे नीलेश मिश्रा ने भी एक किताब लिखी है इसी इंसिडेंट के ऊपर। उन्होंने कहा भाई देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस समय रिपोर्ट निकाली थी साल 2000 में, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये आतंकवादियों के असली नाम हैं, और ये जब ऑपरेशन कर रहे थे, वो ये पूरा हाईजैक कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नाम चेंज करके ये रखे थे। तो पूरे वेब सीरीज़ में वैसा ही दिखाया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, इसको क्रिटिसिज्म और ज़्यादा ये इसलिए किया गया, देखिए जैसे अमित मालवीय ने यहाँ पर ट्वीट किया और बहुत और भी लीडर्स ने ट्वीट किया कि ये लेफ्ट इकोसिस्टम का एक एजेंडा है। बेसिकली अगर उनका जो नाम है, जो टेररिस्ट नेम्स हैं, आप उनका सच नाम दिखाइए ना। क्या ज़रूरत है उनका एलियास नाम दिखाने की? वो सच थोड़ी है, तो वो दिखाने की ज़रूरत क्या है? बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो और उनकी इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो। और वहाँ पर जो पूरे, अगर आप वेब सीरीज़ देखोगे तो आप उसमें ये चीज़ पाओगे भी कि ये जितने भी आतंकवादी थे, इनका एक अच्छा ह्यूमनाइजेशन किया गया। बेसिकली इनको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कैप्टन से। उसके बाद जो एयर होस्टेस हैं उनसे बोल रहे हैं कि मैं भी पढ़ना चाहता था और तमाम ऐसी चीज़ थी, हमारे यहाँ पर आर्मी लग गई और ये हो गया और तो वो हो गया, तो फलान हो गया, तो ढिकान हो गया। तमाम ह्यूमनाइजेशन करने की कोशिश इस मूवी में की गई है और इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। दूसरा फैक्ट डिस्टॉर्शन का क्या था कि अब इसमें इस पूरे ऑपरेशन, ये इतना सीरियस ऑपरेशन था, 7 दिन तक सरकार के हलक से पानी नहीं उतरा होगा। आप समझ जाइए कितना सीरियस मामला था ये भारत के लिए। वहाँ पर ये दिखाया गया कि आईबी और रॉ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और आईबी और रॉ में पहले तो अपने में आपस में झगड़ा है, जो कि हो सकता है, सही हो सकती है बात। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें यह दिखाई गई है कि ये लोग जब जाते हैं निगोशिएशन के लिए कंधार, टेररिस्ट से निगोशिएट करने कंधार जो टीम जाती है, वो अपने हॉस्टेजेस के बारे में नहीं सोच रही है, लोगों के बारे में नहीं सोच रही। वो अपने लिए बहुत कंसर्न है कि यार रहने की बहुत ख़राब जगह लोग दिए हैं, बाथरूम सही नहीं है, ये सही से नहीं बना है, खाने में ये नहीं है, अरे बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और कट टू उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है हॉस्टेजेस का कि भाई हॉस्टेजेस देखो कितने परेशान हैं और पूरा 7 दिन तक हालत ख़राब है, ना कुछ खाने को ना पीने को, इतनी बुरी स्थिति है उनकी। और दूसरी तरफ रॉ और आईबी के जो चीफ, जो ये लोग टीम आई है, ये मज़े उड़ा रही है, अफगानिस्तान में चाय पी रही है, तमाम ऐसी बातें दिखाई गई हैं। तो ये एक तरीके का फैक्ट डिस्टॉर्शन है। तीसरी चीज़ इसमें ये दिखाई गई है कि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब इस पूरे सीरीज़ के अंदर में आप देखोगे ना, उनको एक नेगेटिव शेड दिखाने की कोशिश किया गया है कि वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, वो किसी से डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, एनएसजी का ऑपरेशन होना है उनसे डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, वो रॉ के चीफ से तक डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, वो आईबी के चीफ से भी डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात कर रहे हैं और उनके थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इवन वो मीटिंग से उठ करके चले जाते हैं, ऐसी एक बात बोली जाती है सीरीज़ के अंदर में। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो अगेंस्ट दी देन गवर्नमेंट थी, उसको दिखाने की इसको कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट हैं उनका ह्यूमनाइजेशन करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है इस पूरे वेब सीरीज़ के अंदर में कि देखिए, अगर ये सच्चाई घटना पर बेस्ड थी तो आपको पूरी चीज़ें दिखानी चाहिए थी। पूरी चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि जब इन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया, जो ये 3 डेंजरस टेररिस्ट थे, उसके बाद रिपरकशन क्या झेलना पड़ा भारत को, उसको भी आपको दिखाना चाहिए था। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में वो वाला पार्ट बिल्कुल मिसिंग था। जैसे मसूद अजहर जब छूटा 1999 के बाद, तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम आप जानते होंगे, जैश ए मोहम्मद, जिसने 40 से भी ज़्यादा आतंकवादी हमले किए उसके बाद भारत में, जिसमें 2019 का पुलवामा अटैक भी शामिल है, उरी अटैक है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी वजह से, यानी कि मौलाना मसूद अजहर की वजह से हुआ। उसके बाद उमर सैयद शेख की बात करें
तो इसमें एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट किलिंग केस हुआ था, जो डैनियल पर्ल नाम का एक यूएस का जर्नलिस्ट था जो गिलानी से उस समय पर मिलना चाहता था। उसको मिलवाने के बहाने ये उमर सईद शेख अगवा कर लेता है, उसकी वीडियोस बनाता है, अमेरिका को धमकी देता है और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, और बाद में वो भागने की कोशिश करता है, जो वो रिपोर्टर था, उसके बाद उसको मार दिया जाता है और उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद ये केस बहुत फेमस हुआ था। और उसके बाद अगर मुश्ताक लतरम की आप बात करो तो कहते हैं कि इसको आईएसआई ने प्लांट किया, अपने पीओके में मुजफ्फराबाद में प्लांट किया, और मुजफ्फराबाद में कई सारे टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता है। वहाँ पर नए नए लड़कों को रेडिकलाइज करने का इसका पूरा काम है और उनको रिक्रूट करने का पूरा काम है। इसको लास्ट 2007 में देखा गया था, बिल्कुल फ्रीली घूमते हुए, कोई इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं। अब ये रिपरकशन भारत को उस समय झेलने पड़े, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे दुनिया को ये रिपरकशन इनकी वजह से झेलने पड़ते हैं ऐसे हाईजैक में। तो अब इस मूवी में ये चीज़, इस पूरे वेब सीरीज़ के अंदर में ये वाली पार्ट भी मिसिंग है। और दूसरा एक और पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है कि उसको इंक्लूड करना चाहिए था, कि अगर ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं इंडिया के अंदर में, तो उसका हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें जोड़ना चाहिए था, जिसको जोड़ा नहीं गया। मतलब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स था इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दिखाई गई है कि आईएसआई का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब लास्ट में दिखाया गया कि आईएसआई को जो पार्टी हुई, जिसमें ये तीनों छूट के गए, वो पार्टी हुई पूरी ओसामा बिन लादेन के यहाँ पर, और वहाँ पर आईएसआई को इनवाइट नहीं किया। मतलब आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जगह एकदम दूध का धुला है, और जो ओसामा बिन लादेन है वो इसमें इन्वॉल्व था डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। हालांकि बाद में आईएसआई के लिंक्स पाए गए हैं इन सारे आतंकवादियों के साथ में, और इन सबको पाकिस्तान में जो सेफ सिक्योर प्लेस दिया गया है वो भी आईएसआई द्वारा दिया गया। जब तक आईएसआई नहीं चाहेगी, ये पाकिस्तान में रह ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए थी। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली इस पूरी वेब सीरीज़ के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं ये भी समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपना एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है, जहाँ पर हम आपको अनअकैडमी के सारे जो प्लस कोर्सेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए। और ये फ्री कोर्सेज में आपको जितने भी हमारे प्लस कोर्सेज हैं, जहाँ पर हमारी टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, उसके साथ इंग्लिश मीडियम का जो बैच है जिसमें सरमत सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं, ये सारे बैचेस जिसका एक अच्छा खासा प्राइस लगता है, वो आपको हम अगले 7 दिनों के लिए फ्री ट्रायल के बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये जो विंडो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, ये सिर्फ आज लास्ट डेट है इसका, आज ही तक खुली रहेगी, यानी कि सितंबर 3 तक खुली रहेगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर जाकर के क्लिक करना है और जल्दी से एनरोल कर लेना है, इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे 7 डेज फ्री ट्रायल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।